Hello students, my name is Manju Saraswat and today we will study history and I'm again with the topic the making of nationalism in Europe. As we know, we have already studied about France because हम सभी जानते हैं कि जो सबसे पहले नेशनलिज्म की जो फीलिंग एमर्ज हुई है यूरोप में वो फ्रांस से एमर्ज हुई है। कहाँ से एमर्ज हुई है? फ्रांस से। तो फ्रांस के में जो रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस हुए सोसाइटी में, क्या क्या उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, नेपोलियनिक कोड के बारे में, नेपोलियन के बारे में, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी जो रेस्ट ऑफ यूरोप में क्या कंडीशन थी, रेस्ट ऑफ यूरोप में क्या कंडीशन थी, वो अभी हम इस यूनिट में दिखेंगे कि बाकी के जो कंट्रीज़ थे यूरोप में वहाँ सोसाइटी कैसी थी, सोशल डिवीज़न कैसा था, नेशन की कंडीशन क्या थी, क्या नेशन बन चुके थे या डायनेस्टीज़ थी, कौन सी डायनेस्टीज़ थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कैसे नेशनलिज्म एमर्ज हुई, ये सारे रीज़न क्या फैक्टर्स थे उसके पीछे, ये सभी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देन मिड 18th सेंचुरी तक यूरोप का आप जो अगर मैप देखेंगे तो वहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट जो हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पर क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन कल्चर होता है, कॉमन हिस्ट्री होती है ना। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। जैसे कि आज हम देखेंगे जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है ना। अब इसमें मैप में देख सकते हैं कि इटली है ना, चाहे क्या है, जर्मनी है, चाहे स्विट्ज़रलैंड है, जो ये एरिया में है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है पहले आज की तरह ऐसे नेशंस नहीं थे, ये पहले किंगडम्स में डिवाइडेड थे, डचीज़ में, कैंटोन्स में डिवाइडेड थे। कैंटोन्स एंड डचीज़ जो है वर्ड वो एरिया के लिए आता है, पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए आता है जो कि किसी रूलर के द्वारा या रूल की जाती है ना। तो वो क्या था, किंगडम्स जो डचीज़ कैंटोन्स इसमें डिवाइडेड थे, जो किसी रूलर ऑटोनोमस जो टेरिटरीज़ थी ये, है ना, जो मोनार्की से के किंगडम थे, यानी कि राजा महाराजा ही यहाँ पर क्या किया जा सकते थे, राज करते थे। तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप जो थी वहाँ पर भी क्या थी, ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी। और वहाँ पर इन टेरिटरीज़ में जो लोग रहा करते थे वो कैसे लोग थे, डाइवर्स पीपल थे। डाइवर्स पीपल यानी कि उनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी, वो लैंग्वेज, कल्चर, उनमें बहुत सारी एथनिक वेरिएशन पाया जाता था। दे डिड नॉट सी देमसेल्स, वहाँ पर उनमें आप कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर देखने को नहीं मिलता था। अब जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो भी क्या थी कि जो आपस में वो जो लैंग्वेज बोलते थे वो लैंग्वेज कैसी थी, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी, है ना। तो और वो जिस उसे बिलोंग करते थे वहाँ पर क्या था, एथनिक जो ग्रुप्स थे वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले तो हैब्सबर्ग एम्पायर का ले लेते हैं, जो कि आप देख भी रहे हैं कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो है काफ़ी बड़ा एम्पायर है यूरोप में। तो हैब्सबर्ग एम्पायर क्या है, सबसे पहले तो हम हैब्सबर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप इंडिया में जानते होंगे हम लोग बोलते हैं मुग़ल डायनेस्टी, है ना। तो मुग़ल डायनेस्टी एक बहुत ज़्यादा पुरानी और ओल्ड बहुत बड़ी डायनेस्टी रही है, तो मैंने उसी का एग्जांपल लिया है। तो जैसे हम बोलते हैं ना मुग़ल डायनेस्टी, तो सबसे पहले बाबर आए, बाबर के बाद फिर जहांगीर आए, जहांगीर के बाद अकबर आए। तो इसी तरीके से इनका भी एक फैमिली चेन है ना। तो हैब्सबर्ग जो है इन्होंने लगभग 650 ईयर्स यूरोप में अलग अलग कंट्रीज़ में इन्होंने अम्पायर जो अपना सेटअप किया वहाँ पर इन्होंने राज किया 650 ईयर्स। इनकी जो फैमिली ट्री है वो आप देख सकते हैं। तो ये जो है हैब्सबर्ग एम्पायर जो है इसने ऑस्ट्रिया, हंगरी पर रूल किया। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि इसका जो जहाँ जहाँ पर इसका जो एम्पायर है ऐसा लगता है जैसे कि अलग अलग टुकड़ों, अलग अलग लोगों को मिलाकर बनाया गया है। तो जैसे अभी इसका इसमें अल्पाइन रीजन भी ऐड है, अल्पाइन रीजन के बारे में भी आप देख सकते हैं, है ना। तो जो ये रीजन है और जो टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड,
ये और बोहेमिया, ये सब जो एरिस्टोक्रेसीज हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो बोलते हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। वो क्या, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? ज़्यादातर लोग जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएशन था ज़्यादातर वो लैंग्वेज के ऊपर ही बेस्ड था। तो इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग। यहाँ पर इटालियन स्पीकिंग जो प्रोविंसेस थी वो थी लोम्बार्डी और वेनेशिया। यहाँ पर ये इन दोनों प्रोविंसेस में इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी। अच्छा, हंगरी में जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन थी वो मैग्यार बोलती थी, है ना। तो और बाकी के क्षेत्र में, बाकी के एरिया में डायलेक्ट्स क्या होते हैं? रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं जो बोली जाती हैं। और जो गैलिसिया में एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो बर्गोइजी पीपल, यानी जो जिनको ये मिले होते हैं ना, पोस्ट मिली होती हैं, जो रिच क्लास होते हैं, अपर क्लास पीपल जो होते हैं, तो इनको एरिस्टोक्रेसी तो कहते हैं। तो ये लोग जो है क्या बोला करते थे? एरिस्टोक्रेसी। गैलिसिया में एरिस्टोक्रेसी पोलिस लैंग्वेज बोला करते थे। और बिसाइड्स दीज, इन सब के अलावा जो डोमिनेंट ग्रुप्स थे, देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर मास सब्जेक्ट्स पीजेंट्स पीपल, जैसे बोहेमियंस और स्लोवाक्स, ये नॉर्थ में। तो ये जो वहाँ पर स्लोवियन इन कार्नियोला और ये इस तरीके की जो वहाँ पर नेम है, ये जो जैसे कि इसमें क्रोएट यानी कि ये ईस्ट में ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले जो लोग थे, है ना, ये इनको क्या कहते हैं? एंड राउमन टू द ईस्टर्न, है ना। तो ये जो लोग हैं, इस तरीके का जो डिफरेंस आपको देखने का मिलेगा, सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट। ये जो वेरिएशन था, अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग रहा करते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस जो बोला करते थे, तो इसको देखकर बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते थे कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी जो है इजीली यहाँ पर प्रमोट की जा सकती है। यहाँ पर इतना ज़्यादा वेरिएशन था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा इजी नहीं था किसी भी पॉलिटिकल यूनिटी को बढ़ावा देना। ओके, देन द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वॉज अ कॉमन अलायंस। यानी कि केवल क्या चीज़ थी जो इतने वेरिएशन के बावजूद भी ये एक उनका एम्पायर बने हुए थे, यानी कि दैट वॉज द रीज़न ओनली द डिवोशन टू देयर एम्परर। जो इनके जो एम्परर के साथ जो बॉन्डिंग थी वही एक केवल कॉमन था जो कि इनको आपस में एक एम्पायर में बांधे हुए था। अदरवाइज़ ये अलग अलग वेरिएशन बहुत ज़्यादा था, अलग अलग टुकड़ों में डाइवर्टेड था। तो इतने वेरिएशन के बावजूद भी ये कैसे नेशन स्टेट का आइडिया कहाँ से आया और नेशनलिज्म जो थी वो उन लोगों में एमर्ज कैसे हुई? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? सो हम इसके पीछे जो भी फैक्टर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो जो सोसाइटी थी, है ना, सबसे पहले हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं यूरोप में। तो जो सोसाइटी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी यहाँ की सोसाइटी। एक तो थे एरिस्टोक्रेसी और दूसरे थे पीजेंट्री। 2 पार्ट्स में ग्रुप था। क्या था? एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री। तो जो एरिस्टोक्रेसी थी, है ना, एरिस्टोक्रेसी क्या है कि ये जो सोशली और पॉलिटिकली जो है अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास। डोमिनेंट ये लोग जो है यानी कि जिनको ये क्या मिले हुए होते हैं, ये पोस्ट वगैरह जिनको मिली होती है ना। तो ये जो है ग्रुप, इसको क्या कहते हैं? इनको प्रिविलेजेस मिले होते हैं, है ना। तो ये जो मेंबर होते हैं, ये मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड। ये थोड़े से ही लोग हुआ करते थे का इसमें, इनका बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में थे ये लोग, बहुत कम थे, इनकी पॉपुलेशन में बहुत कम थे। और इनका कॉमन वे जो था लाइफ का वो एक जैसा ही था। तो ये लोग आपस में, जैसे कंट्री साइड में भी और जो टाउन में भी इन लोगों की कंट्रोल हुआ करता था, इन लोगों के एरियाज़ हुआ करते थे। दे स्पोक फ्रेंच, और ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। हाई फाई सोसाइटी हुआ करती थी इनकी। एंड देयर फैमिलीज़ जो होती थी वो एक दूसरे की जो मैरिज होती थी वो एक दूसरे के इसी उसमें ग्रुप में ही हुआ करती थी। तो ये ग्रुप में होने का मतलब ये क्या है कि इन्हीं के क्लास में हुआ करती थी, है ना। तो दिस
पावरफुल एरिस्टोक्रेसी, ये जो न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो ये एक स्मॉल ग्रुप है। तो और बाकी जो मेजॉरिटी में जो ग्रुप है वो पीजेंट्री का है। पीजेंट्री कौन लोग हैं, यानी कि जो इन लोगों से जो लैंड क्या लेते हैं, किराए पर लेते हैं, जो टेनेंट्स होते हैं, स्मॉल ओनर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इनके एक तरीके से सर्व्स के रूप में वर्क करते हैं। ज़्यादातर जो मेजॉरिटी थी वो कैसी थी, लैंडलेस थी, और सर्व्स यानी कि जो दास हुआ करते हैं, है ना, जो बदले में सेवाएं, सर्विसेज, गुड्स वगैरह दिया करते हैं, जिनकी ज़मीनें होती हैं उनसे उनकी ज़मीनों पर वर्क करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि क्या था। अगर हम इसको जो क्लास है इसके बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ की जो सोसाइटी है उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने 2 पार्ट्स में सपोज डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो वहाँ की जो सोसाइटी है वो कैसी है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमने बात की तो ये कौन सी है, एरिस्टोक्रेसी। ओके, और ये है पीजेंट्री। तो एरिस्टोक्रेसी जो है वो कैसे हैं, वो लैंड ओइंग क्लास है। ये कैसी क्लास है, ये लैंड ओइंग क्लास है। और जो ये कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, ये फ्रेंच बोलते हैं। और ये स्मॉल ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है ना। और जबकि पीजेंट्री ग्रुप कैसा है, ये लैंड ओइंग नहीं है, ये केवल क्या करता है, ये लुक्ड आफ्टर करता है, ये इनको जो ज़मीनें होती हैं उनकी केवल देखभाल करते हैं। और ये रीजनल लैंग्वेजेस बोलते हैं, कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस बोलते हैं, डायलेक्ट्स बोलते हैं। और ये मेजॉरिटी ग्रुप है, कैसा है, ये मेजॉरिटी ग्रुप है। तो अब यहाँ पर इनकी जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है वो वहाँ पर ये आपस में जो मैरिज होती है इन्हीं की क्लास के लोगों में होती हैं। और ये क्या है, इनमें एक कॉमन वे ऑफ लाइफ होता है, ये हाई सोसाइटी होती है। और यहाँ पर क्या है कि ये एक टेनेंट्स या सर्व्स के उसमें वे में होते हैं, जो दूसरों के लैंड पर वो सर्विसेज किया करते हैं। तो अब एक तीसरा ग्रुप भी इसमें 19th सेंचुरी में एक तीसरा ग्रुप भी बनकर आता है, यानी कि थर्ड ग्रुप भी बनता है। ये तो हो गए आपके एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेटिक, पीजेंट्री, एंड नेक्स्ट है न्यू मिडिल क्लास। कौन सा, न्यू मिडिल क्लास। हाउ, चलिए देखते हैं कि ये न्यू मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ कैसे। वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, है ना। तो ये जो ग्रोथ थी इसकी वजह से टाउन्स बने, कॉमर्शियल क्लासेस बनी। तो ये जो कॉमर्शियल क्लासेस की जो इमर्जेंस थी और जो टाउन्स की इमर्जेंस जो थी, दैट वाज टोटली डिपेंडेड, ये किसके ऊपर बेस्ड थी, द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट के ऊपर। क्योंकि जैसे मार्केट बढ़ा, इंडस्ट्रीज़ बढ़ी, है ना, तो यहाँ पर एक न्यू जो क्लास थी वो निकल के आई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो इंग्लैंड में कब शुरू हुआ, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। बट फ्रांस में और पार्ट्स ऑफ जर्मन में ये जो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। तो इसी प्रोसेस में कि ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो बढ़ी थी, ये एक न्यू सोशल ग्रुप निकल कर आया, एक नया सोशल ग्रुप बना, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास, है ना। तो ये एक नया ग्रुप निकल के आया। तो इसमें ग्रुप में कौन कौन लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे और प्रोफेशनल्स थे। इट मीन्स जो मैंने अभी पहले आपको बताया कि इंडस्ट्रीज़ में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं,
है ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो क्लास इन्वॉल्व होता है वो तो कॉमर्शियल क्लासेस। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, है ना, ये सब लोगों से मिलकर एक नया क्लास उभर के आया इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर। तो ये जो सेंट्रल पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में ये जो थे वो स्मॉलर नंबर में थे टिल लेट 19th सेंचुरी। और इसमें जो लोग थे वो ज़्यादातर कैसे थे, एजुकेटेड थे, लिबरल्स थे, यानी कि अपनी जो सोच थी वो चेंज चाहती थी उनकी, तो जो प्रोसेस चल रहा था। तो जो मिडिल क्लास थी, यानी कि जैसे ही एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस हुए ना, जैसे आपको पता है कि क्लर्जी और नोबल्स को जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे, तो जैसे उनका एबॉलिशन हुआ, जैसे जो चेंजेस हुए, तो ये लिबरल और एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थी, इसके जो आइडियाज़ थे नेशनल यूनिटी पर, वो क्या होने लगे, अब पॉपुलर होने लगे थे। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो न्यू मिडिल क्लास है उसका जो इमरजेंस है दैट वाज बेस्ड ऑन द, ये किसके कारण था, ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ट्रेड में और इंडस्ट्रीज़ में जो ग्रोथ हुई है ना यूरोप में, उसके कारण एक नया सोशल ग्रुप बना था। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे या कॉमर्शियल क्लासेस के लोग जो थे, उनमें जो एजुकेटेड लोग थे, है ना, तो ये कॉमर्शियल क्लासेस से वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और मिडिल क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लास के लोग जो बने थे, तो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, है ना, ये लोग ज़्यादातर एजुकेटेड लोग थे और लिबरल सोच वाले लोग थे। तो ये लोग से एक नया ग्रुप बना था और ये लोग फिर क्या, नेशनल यूनिटी पर इन लोगों के जो आइडियाज़ थे वो अब पॉपुलर होने लगे थे इस थर्ड ग्रुप के, है ना। तो इस तरीके से हमारी जो सोसाइटी थी पहले 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एरिस्टोक्रेटिक और पीजेंट्री। पीजेंट्री वर द लोअर क्लास, है ना। लेकिन अब जो थर्ड ग्रुप निकल के आया था दैट वाज द न्यू मिडिल क्लास। तो अब ये न्यू मिडिल क्लास की जो सोच थी, वो लिबरल्स थे, वो किस तरीके के चेंजेस चाहते थे। उन्हीं लिबरल्स जो थे वो नेशनलिज्म के लिए उन्होंने अपने क्या आइडियाज़ दिए, चलिए देखते हैं। अब क्योंकि जो मिडिल क्लास था, अब उसके मन में क्या आने लगा था, लिबरलिज्म के उनके आइडियाज़ आने लगे थे। तो जो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी था, आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी दैट वाज रिलेटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो ये जो था वो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था वो किस रिलेटेड था, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो यहाँ पर लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है, लिबरलिज्म का मीनिंग है एज वी नो फ्री। इसका मीनिंग क्या है, फ्री है। तो जो मिडिल क्लास की लिबरलिज्म थी, ये इसका मतलब क्या था कि फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, यानी कानून सभी के लिए क्या हो, बेबराबर हो। पॉलिटिकली ये किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देता है कि जो गवर्नमेंट है वो जो किसके थ्रू हो, बाय कंसेंट। ये किसके थ्रू हो, कि सभी लोग होते हैं कि सब लोगों के वोट देने के बाद, सबकी मेजोरिटी से, सबकी सहमति से जो गवर्नमेंट बनाई जाती है ना। तो यहाँ पर वो किस पर जोर देते हैं, इक्वलिटी पर जोर देते हैं कि सब ये जो गवर्नमेंट बनाई जाए भाई सभी की मर्जी से बनाई जाए, सभी की सहमति से बनाई जाए। तो सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड। तो लिबरलिज्म का मीनिंग जो था कब तक, फ्रेंच रेवोल्यूशन तक, जो एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी को लेकर था और क्लैरिकल प्रिविलेजेस जो नोबल्स और उनको मिले हुए थे क्लर्जी को, तो उनके एबॉलिशन को लेकर था। लेकिन अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। अब जो ये लिबरलिज्म का मीनिंग क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट बनाई जाए वो किसके थ्रू बनाई जाए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई जाए थ्रू द पार्लियामेंट। तो 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस्ड द इनवाइबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इन्होंने किस चीज़ का और जोर दिया, किसकी, जो लोग किस में थे, इस बात पर भी इन्होंने जोर दिया लास्ट होते होते कि जो लोग किस पर, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, है ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी के को भी इन्होंने इम्पोर्टेंट बताया। तो जो ये ज़रूरी नहीं है, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो इक्वलिटी है, यानी कि सभी लोगों को यूनिवर्सल सफ्रेज
इक्वलिटी का मतलब क्या नहीं है कि सभी लोगों को क्या मिले, यूनिवर्सल सफरेज। अब यूनिवर्सल सफरेज, सफरेज तो आपको पता है राइट टू वोट, तो यहाँ पर सभी को राइट टू वोट ऐसा तो नहीं था, है ना। यहाँ लिबरलिज्म का आइडिया आया, ठीक है, इक्वल टू और उस पर जोर दिया गया, लेकिन सभी को तो यूनिवर्सल वोट नहीं था। तो ये यहाँ पर इसकी मीनिंग की लिमिटेशंस ये आ जाती है कि एक्चुअली हुआ क्या था। जैसा आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में चेंजेस के बाद भी तो केवल राइट टू वोट किसको था, जो प्रॉपर्टी ओइंग लोग थे, यानी कि जो लोग टैक्स देते थे, 3 डेज की लेबर वेजेस के बराबर जो लोग टैक्स पे करते थे, एक्टिव सिटीजन जो थे, केवल उन्हीं को राइट टू वोट था, है ना। और विमेन को नहीं था, पैसिव सिटीजन्स को नहीं था। अच्छा, थोड़े पीरियड के लिए जैकोबिन ने क्या किया, सभी एडल्ट जितने भी थे उनको राइट टू वोट दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, नेपोलियनिक कोड के बाद फिर से दोबारा से क्या कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया सफरेज को, है ना। और विमेन का जो हटा दिया गया, रिड्यूस द विमेन टू द स्टेटस ऑफ द माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द फादर्स एंड हस्बैंड। एंड थ्रू आउट द 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movement। अब क्या हुआ कि भाई जिनको बाहर कर दिया गया, जिनको पैसिव सिटीजन बना दिया गया, उनके द्वारा फिर क्या किए गए थे, उनके द्वारा मूवमेंट किए गए थे, किसके लिए, कि उनको भी क्या दिया जाए, राइट टू वोट दिया जाए, उनको भी वोटिंग राइट दिया जाए। इसके लिए जो भी विमेन थी और जो लैंडलेस मैन थे, उन सभी ने, जिनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया था नेपोलियन टाइम में, तो उन्होंने क्या करने शुरू कर दिए थे, अब उन्होंने मूवमेंट करने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर लिबरलिज्म का जो पॉलिटिकल मीनिंग है वहाँ पर वो किस पर जोर देता है, वो जोर देता है इक्वलिटी पर, है ना, कि सभी इंडिविजुअल्स जो हैं लॉ के सबके लिए कैसा हो, समान हो। तो वहाँ पर जो दिक्कत थी वो हमने क्या बताया कि भाई जो सभी को पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए नहीं थे। अगर हम इकोनॉमिकल वे में बात करें कि भाई इकोनॉमिकल वे में लिबरलिज्म का मीनिंग क्या था, तो इकोनॉमिकल वे में लिबरलिज्म का मीनिंग क्या था कि यहाँ पर जो किसको फ्री कर दिया जाए, freedom of markets and the abolition of state imposed restriction on the movement of the goods and capitals। तो ट्रेड में क्या होता है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो गुड्स को मूवमेंट किया जाता है गुड्स का, है ना, तो उस पर कुछ न कुछ टैक्स लगाए जाते हैं हर एक स्टेट के द्वारा। तो उस समय भी ऐसा था कि जो टैक्स इम्पोज किया जाता था। अब यहाँ पर इस लिबरलिज्म का मीनिंग ये था कि भाई जो गुड्स या जो भी सामान है उसको जो मूवमेंट है उसका, है ना, वो स्टेट इम्पोज जो करता है रिस्ट्रिक्शन, उन सब से क्या कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। तो 19th सेंचुरी में क्या किया गया, दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड। अब ये मिडिल क्लास की क्या हो गई, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड हो गई थी। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप कि जो जर्मन स्पीकिंग रीजन थे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, तो नेपोलियन, जैसे कि यहाँ पर नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो सुधार किए गए, मेजर्स किए गए, हैड क्रिएटेड आउट ऑफ द काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। ने जो स्टेप्स उठाए थे, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेप्स उठाए थे, उसमें उसने 39 जो स्टेट्स का क्या बनाया था, एक उसने कॉन्फेडरेशन बनाया था, एक संघ बनाया। एंड ईच स्टेट की क्या हुआ करती थी, अलग अलग करेंसी होती थी, उनकी अपनी एक करेंसी होती थी, उनका अपना एक वेटिंग और मीजरिंग सिस्टम हुआ करता था। 39 जो स्टेट्स थे का एक संघ बनाया था, उनका हर एक स्टेट का अपना अपना अलग अलग मीजरिंग सिस्टम हुआ करता था, वेटिंग सिस्टम होता था और अपनी अलग अलग करेंसी होती थी। तो जैसे सपोज़ अगर 1833 में, अभी नहीं 1833 में अगर कोई व्यक्ति ट्रैवल करता है हैम्बर्ग से लेकर नरेमबर्ग तक,
ठीक है। अगर कोई मर्चेंट क्या करता है, ट्रैवलिंग करता है, हेमवर्क से लेके नरीमवर्क तक अपना कोई सामान सेल करता है वो, तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स क्रॉस करने होंगे, उसको 11 कस्टम बैरियर्स पास करने होंगे। कितने करने होंगे? 11 कस्टम बैरियर्स पास करने होंगे। और उसको जो कस्टम ड्यूटी, हर एक कस्टम ड्यूटी पे उसको 5% उसको पे करना होगा। तो 5% जो ड्यूटीज़ जो पे की जाती थी वो ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मीजरिंग सिस्टम, यानी कि हर एक का अलग अलग मीजरिंग और वेट सिस्टम होता था। और जितना भी आपका जो भी मटेरियल है उस वेट का कितना 5% देना होता था। ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मीजर्स, है ना। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। ये क्या थी? बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन थी। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि द मेजर्स ऑफ क्लोथ, जैसे कि कोई कपड़ा आपको नापना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो कपड़े को नापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मीटर। लेकिन वहाँ पर जो इस्तेमाल होता था उसको कहते थे एली, ठीक है। तो हर एक रीजन में एली का जो मेज़रमेंट था वो अलग अलग था। जैसे उसकी लेंथ जो थी वो अलग अलग थी। हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा, चाहे आप राजस्थान चले जाओ, गुजरात चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ। लेकिन वहाँ पर मैं आपको जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ इसका, तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो वहाँ क्या था? अलग अलग स्टेट पे इसकी अलग अलग लेंथ हुआ करती थी। जैसे कि एली ऑफ द टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट, अगर आप फ्रैंकफर्ट से ले लेते हैं मटेरियल ये, तो आपको मिलेगा 54.7 सेंटीमीटर का कपड़ा। और अगर आप वहीं आप मेंज में देखेंगे, है ना, तो अगर आप मेंज में देखेंगे तो वहीं आपको 55.1 का। और अगर आप यही नरीम वर्क में देखेंगे तो 65.6 सेंटीमीटर जो है, और फ्री वर्क में कहाँ 53.5 सेंटीमीटर होगा एक जो मेज़रमेंट होगा। इस तरीके से हर एक उसमें अलग अलग इसका मेजरिंग सिस्टम हुआ करता था, जो कि टाइम कंज्यूमिंग था और इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला था ट्रेडर्स के लिए। फिर क्या हुआ कि सच कंडीशंस वर व्यूड एज द ऑब्स्टिकल। अब ये जो नई नई कॉमर्शियल क्लासेस जो अभी उभरी है, जो पावरफुल हुआ है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हुई है, अब उसके कारण क्या है कि ये जो ये ऑब्स्टिकल के रूप में इनको देखा, है ना। तो वो क्या चाहते थे? हु आर्ग्यूड, उन्होंने केस के लिए आर्ग्यूमेंट किया कि एक इकोनॉमिक टेरिटरी को जो है उनको यूनिफाइड कर दिया जाए, इकोनॉमिक टेरिटरीज को यूनिफाइड कर दिया जाए, जिससे कि जो गुड्स का मूवमेंट है वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी ऑब्स्टिकल के मूवमेंट किया जा सके, है ना। पीपल और कैपिटल का मूवमेंट बिना किसी रुकावट के किया जा सके। तो इसके लिए 1834 में कस्टम यूनियन बनाया गया। 1834 में क्या बनाया गया? कस्टम यूनियन बनाया गया, ज़ोल्वरेन। और ये ज़ोल्वरेन को किसकी लीडरशिप में? प्रूशिया ने इनिशिएटिव लिया इसको, और जर्मन स्टेट्स ने मिलकर, प्रूशिया ने और जर्मन स्टेट्स ने मिलकर इसको बनाया। इस यूनियन ने जो काम किया वो एक तो ये था कि टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म कर दिया था, टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म कर दिया ज़ोल्वरेन ने। और ज़ोल्वरेन ने दूसरा काम क्या किया कि जो 30 करेंसीज थी, कितनी करेंसी थी? 30 करेंसी थी, उसमें से 28 करेंसीज को ख़त्म कर दिया और केवल 2 करेंसीज वहाँ पर रह गई थी, जिससे कि जो इंडस्ट्रियल लिस्ट जो थे, जो वर्किंग क्लास थे, जो कमर्शियल क्लासेस थी, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, किसमें? इकोनॉमिक ग्रोथ में उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो 28 करेंसीज को ख़त्म कर दिया गया 30 में से। तो जो रेलवे का जो क्रिएशन था, नेटवर्क भी फैसिलिटेट किया गया। जो कंस्ट्रक्शन था रेलवे का वो भी, उसने भी बहुत हेल्प की लोगों की और सामान की इधर उधर मूवमेंट में। और इस तरीके से नेशनल यूनिफिकेशन में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अच्छा, ये जो एक वेव थी, किसकी वेव थी? जो एक वेव थी इकोनॉमिक नेशनलिज्म की, इसने जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, सेंटिमेंट्स थे, नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। तो अब ये तो था कि जो न्यू कमर्शियल क्लासेस जो एमर्ज हो रही थी, दे वांट सम चेंजेस, सो दे डू दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट, दिस टाइप ऑफ रिफॉर्म्स, दिस टाइप ऑफ चेंजेस। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक तो रहे कंजर्वेटिव्स और एक रहे लिबरल्स।
ठीक है। तो ये जो लिबरल्स हैं ये कौन है, ये न्यू मिडिल क्लासेस के जो लोग हैं, अब वो क्या है, लिबरलिज्म पर उन्होंने फोकस किया था। अब यहाँ पर जो एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी अभी आ रही है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि लिबरल्स क्या चाहते हैं। लिबरल्स में तो कौन से हैं, द पीपल ऑफ मिडिल क्लासेस, है ना। और ये लिबरलिज्म पर इन्होंने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, एंड दे आर्ग्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, है ना। बट लेकिन ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पर जोर नहीं देते हैं। जैसे अभी लिबरलिज्म में, पॉलिटिकल लिबरलिज्म में हमने आपको बताया कि सभी लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ था, और ये किसके, रेडिकल चेंजेस के फेवर में थे। बट लेकिन जो अब कंजर्वेटिव्स जो री एस्टेब्लिश होंगे, है ना, जो कंजर्वेटिव्स क्या होंगे, अब री एस्टेब्लिश होंगे, तो ये क्या थे, ये लोग किस पर जोर देते थे, वही एरिस्टोक्रेटिक्स अपर क्लासेस जो थी, है ना, वो ये सब किस पर जोर देते हैं, कंजर्वेटिज्म पर जोर देते हैं, और ऑटोक्रेसी वगैरह पर इस जो है ये फेवर में है। और ये क्या करते हैं कि ये जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है ना, उसको रीइस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो जितने भी जो सिस्टम पहले चला करते थे, जो डिफरेंस हुआ करता था लोगों में, तो ये इक्वलिटी पर जोर नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ये कंजर्वेटिज्म जो है किस तरीके से रीस्टैब्लिश होगी, किस वजह से रीस्टैब्लिश होगी, तो वो हम अभी नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे तो कि कंजर्वेटिज्म जो है किस ट्रीटी के वजह से रीस्टैब्लिश हुए, उनका क्या मानना था, है ना। तो ये फिर क्या रेवोल्यूशनरीज ने फिर इसमें क्या किया, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 एंड द रेवोल्यूशनरीज, watch in next video and please subscribe this channel. Thanks for watching.